नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के कुछ ऐसे एग्ज़ाम जिनकी डेट भी अभी अनाउंस हो चुकी है काफ़ी दिन पहले, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और आरबीएफ आरआरबी जेई, ये सब एग्ज़ाम हैं। इनकी डेट अनाउंस आरआरबी कर चुका है, लेकिन अभी आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी इन दोनों के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। तो कब होगी इनकी परीक्षा, उसके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे यहाँ पे कि उनकी परीक्षा कब होने वाली है। और एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ ऐसे आरआरबी जेई की तैयारी को हम इस समय के अनुसार हम कैसे करें। हालांकि ये तो मैं समझ ही रहा हूँ कि आपकी तैयारी चल ही रही होगी और बेहतर चल रही होगी। तो उस तैयारी में और चार चांद कैसे लगाए जा सकते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे सीधी भाषा में बात करूं तो आप उस तैयारी को मतलब कैसे करें कि आपके जो स्कोर है बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए, या आप जब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लगे कि मैं एग्ज़ाम निकाल पा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या पढ़ें आने वाले दिनों में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, आरआरबी एनटीपीसी कब होगा, या अपकमिंग वैकेंसी की मैंने वीडियो बना दी है, वो सब वैकेंसीज आने वाली हैं, उनका भी हम थोड़ी बहुत यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के मैं आपको दिखा देता हूँ जो आरआरबी ने एक नोटिस निकाला था, जो आपका दिया था कि ये किस तारीख को कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। तो 7 अक्टूबर को ये निकाला गया था। तो यहाँ पे क्या क्या दिए गए थे, तो मैं आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आज 2024 का सबसे पहला नोटिफिकेशन आरआरबी के थ्रू आया था, वो एएलपी का था, जिसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर चुका है। और एग्ज़ाम डेट अनाउंस करने के बाद बता चुका है कि हम 25 नवंबर से एग्ज़ाम कराएंगे और 29 नवंबर तक एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 4-5 दिन आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे एएलपी के। तो ये जो आज की बात करूँ तो आज तिथि है 15 अक्टूबर, यानी कि अगर मैं 15 से 25 नवंबर तक की बात करूँ तो लगभग लगभग आपके पास 40 दिन का समय बचा है, जिसमें आपके 30 त्यौहार भी आ रहे हैं, उनमें भी आपका थोड़ा बहुत समय कहीं ना कहीं पर बर्बाद होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि त्यौहार हर साल आने हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपका इसी 2024 में नवंबर में आएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम आपसे नहीं कराएगा, है ना। यानी कि आपके पास समय है, अभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। उससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा, फिर हर साल के त्यौहार आपके भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, आगे अगला नोटिफिकेशन किसका था, तो वो आरपीएफ का निकाला था। आरपीएफ एसआई के बारे में यहाँ पे जिक्र किया इसने, सीईएन सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 01/2024 को लेकर आरपीएफ एसआई के इसने एग्ज़ाम के बारे में बात की है। तो 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम यहाँ पे करा रहा होगा आरपीएफ वाला। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ शो कर रखी है। यानी कि आरपीएफ एसआई के अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें ज़्यादा समय नहीं है, लगभग लगभग मान के चलिएगा आप 45 से 50 दिन के बीच का समय है। 45 दिन प्लस मानिएगा, 50 दिन से कम, 45 दिन से ज़्यादा का समय आपके पास है। तो आप इस समय में आरपीएफ एसआई की तैयारी करेंगे 45 दिन में। तो आपका स्टडी प्लान क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ों का वेटेज रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमको ज़्यादा पढ़नी है, किस किस चीज़ पे फोकस करना है, उन चीज़ों के बारे में मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस एग्ज़ाम की तारीख कब कब है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करा। टेक्नीशियन जो कि एक बड़ी वैकेंसी आई थी, उसमें अमेंडमेंट भी देखने को मिले, काफ़ी वैकेंसी भी इंक्रीज हुई, एएलपी की भी इंक्रीज हुई। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी का इंक्रीज यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। टेक्नीशियन की वैकेंसी बताऊँ तो टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक है, यानी कि 10-11 दिन एग्ज़ाम आपके चल रहे होंगे। और लास्ट जो है यानी कि जेई वाला जो है, जेई वाला इसी के बीच में आ जाता है। जेई वाले की बात करूँ तो 6 दिसंबर से और 13 दिसंबर तक, यानी कि इसके जो आरपीएफ है, आरपीएफ के जस्ट बाद जो है वो जेई वाला एग्ज़ाम कराएंगे। 5 दिसंबर तक आरपीएफ चलेगा, 6 दिसंबर से आपका ये चल जाएगा 13 तक, फिर 16 दिसंबर से आपका टेक्नीशियन वाला आपका रेडी हो जाएगा। यानी कि 26 दिसंबर तक का शेड्यूल रेलवे के पास आ चुका है। टीसीएस को इसने अपने डाटा दे दिया होगा, टीसीएस ने इनको तिथि बता दी होगी कि ये तिथि मेरे पास खाली है, इस तिथि को आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम इस तिथि को कराते हैं तो निश्चित ही हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। टीसीएस ने इनसे वादा कर दिया होगा। लेकिन अगली बात करें तो आगे अगर इन्होंने टीसीएस से पूछा होगा कि हमारे पास अभी और भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल का है, आरआरबी एनटीपीसी का है,
तो उसको जब इन्होंने डाटा दिया होगा तो उसमें इनको जब मैक्सिमम लोग पाए गए होंगे कि यहाँ पे जो फॉर्म फिल हुए हैं जिनका एग्ज़ाम हमको कंडक्ट कराना है वो मैक्सिमम लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं। तो टीसीएस इस पे यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर पाई है, उनके लिए उसको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये छोटे एग्ज़ाम है, इनमें मतलब जो बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाकृत कम है। तो यहाँ पे इसका शेड्यूल तो टीसीएस बना पाई, लेकिन वो जो 2 एग्जामिनेशन है यानी कि एक आरपीएफ कांस्टेबल का जिसमें भारी भरमार है और एक जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के, यहाँ पे इन दोनों एग्ज़ाम के लिए टीसीएस को एक बड़ा शेड्यूल, बड़ा प्लान शेड्यूल करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए भी टीसीएस ने इनको कोई बाधा नहीं किया। तो तब ये टीसीएस इनको बताएगी कि भाई हम आपको ये समय शेड्यूल देते हैं, ये टेन्यूर है, इस टेन्यूर में हमारे जो एसएससी के एग्ज़ाम नहीं है। यानी कि टीसीएस खाली तब होगा तभी एग्ज़ाम होंगे, और टीसीएस को तो एसएससी नहीं छोड़ पा रहा है। तो टीसीएस को जब एसएससी कहीं ना कहीं खाली छोड़ेगा तो तब जाके ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे। यानी कि मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम जो है आपके फरवरी मार्च के आसपास जाके होंगे, यानी कि इनसे बाद में होंगे। 26 दिसंबर तक तो इनका कोई लेना देना है नहीं है। बाकी जो है वो उसने बता दिया अदर्स सीएन की जो वो अनाउंस ड्यू कोर्स, ये थोड़े बहुत दिनों में ये अनाउंस कर देंगे। उसने ये बोल दिया कि 10 दिन से पहले आपका क्या होगा भाई साहब, एग्ज़ाम सिटीज शो हो जाएंगी और अपना ई कॉल लेटर जो है वो 4 दिन पहले निकाल सकते हैं। ये सब बातें बता दी। और आधार लिंक बायोमेट्रिक होगी, कैंडिडेट विल बी डन एग्ज़ाम सेंटर पर, वो सब एग्ज़ाम सेंटर की वाली बातें हैं। और इसके अलावा उसने कहा कि भैया कैंडिडेट अपना जो है लगातार आरआरबी की वेबसाइट को देखते रहें, यानी उसको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ वो मिस ना करें। बाकी वो कहता ही है भैया कि आप किसी भी प्रकार के ऐसे आदमियों से ना मिले जो कहे कि भाई मैं रेलवे में आपको भर्ती करा दूंगा, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका केवल जो आपका सिलेक्शन होगा वो केवल मेरिट की बेस पर होगा। ठीक है, ये आरआरबी कहता है। ठीक, ये चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 7/10 का यहाँ पे ये आपका नोटिस है। अब इसके अलावा मैं आपसे क्या बात करने वाला था वो बातें यहाँ पे बता दी जाती हैं। ठीक है, वो बातें क्या हैं अब देखो ध्यान से। अब मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि ये जो बचे हुए दिन है, मेरे हिसाब से मैं आपको ये बता दूँ कि मान लीजिए आपके पास जो दिन है वो केवल मानिए 40 दिन है। ठीक है, 40 दिन में आपको क्या करना है भाई, जिस भी एग्ज़ाम को आपने टारगेट कर रखा है, चाहे वो एएलपी हो, चाहे भाई वो आरपीएफ एसआई हो, ठीक है, चाहे भाई साहब वो आपका टेक्नीशियन हो, चाहे भाई साहब वो आपका आरआरबी जेई हो। देखो आरआरबी जेई हो, ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूँ तो इनके प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में लगभग जो है सीबीटी वन जो है इन सभी का लगभग भाई साहब सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप अगर सभी एग्ज़ाम आपने भर रखे हैं तो उन सब के लिए आप सीबीटी वन में कम से कम, अगर आप एएलपी की चारों फॉर्म भर रखे हैं तो जिस भी फॉर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, या पर्टिकुलर आपने कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रखा है तो उसका कम से कम डेली आप कम से कम एक मॉक टेस्ट तो दीजिएगा। मॉक टेस्ट के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट है आपकी, किसी भी वेबसाइट से आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप ओलिव बोर्ड से दे रहे हो, या आपने किसी चीज़ का कोई कोर्स परचेज कर रखा है, चाहे आरडब्ल्यूए का कर रखा हो, चाहे भाई साहब कैरियर बिल का कर रखा हो, मतलब आपने कोई भी ऐसा है जो कोर्स परचेज कर रखा है उस कोर्स से दे रहे हैं तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना ही भाई साहब इसका उद्देश्य नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं हमेशा बच्चों को यही समझाता रहता हूँ कि मॉक टेस्ट ही सब कुछ नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो बिना एनालिसिस के आपका उसका मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप अगर गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन गलत क्वेश्चन की वजह क्या है उसको जानो, और अगले वाले जब मॉक टेस्ट में आप उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो तो अगले वाले मॉक टेस्ट वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ये है एनालिसिस। ठीक है, बाकी आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में आपको पता चलना चाहिए कि मेरी मिस्टेक हो कहाँ रही है, जहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है उस मिस्टेक को पहचानो भाई। ठीक है, मिस्टेक किसी चैप्टर में हो रही है, देखो मिस्टेक 3 ही चैप्टर आते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीएस जीके। देखो इन दोनों में मिस्टेक अगर हो रही है तो आप बहुत ही दूर जा रहे हैं, याद रखना। यानी कि इन दोनों में मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। मैथ रीजनिंग में अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो मैथ रीजनिंग के जिस भी चैप्टर में आपकी मिस्टेक हो रही है उस चैप्टर को वापस से रिवाइज करिएगा। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन लगाइएगा,
क्वेश्चन लगाने के बाद आप मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट करिएगा। अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा, फिर दोबारा पढ़िएगा भैया, आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है, तो देन उसको मतलब टारगेट करके हमको सही करना है। यानी कि अगर यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं भैया, तो 60 क्वेश्चन में से लगभग आपके 55 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इतनी बात ही समझ गए होंगे आप। उसके अलावा मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जीएस में अगर सर प्रॉब्लम होती है, जीएस के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, तो किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होने से आप जीएस को ज़्यादा उसकी तरफ भागिएगा। पहली प्रायोरिटी आपकी यही कि मैथ रीजनिंग में हमको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है, वहाँ से आप रीड करके उसको भाई अच्छे से पढ़ के उसके क्वेश्चन लगा के आप इजीली उसको आंसर कर दीजिएगा। जीएस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जीएस को ज़्यादा आप ना पढ़िएगा। अभी आपके पास वही है कि बस जितना आपने पढ़ रखा है, जितना जीएस आपने पढ़ लिया है, उस जीएस को रिवाइज करिएगा। मैक्सिमम रिवीजन यहाँ पर आप करिएगा, मैक्सिमम रिवीजन आप जीएस का करिएगा। जीएस का मैक्सिमम रिवीजन ही आपको एक सही रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। हालांकि मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक स्टैटिक जीके नहीं पढ़ा है तो स्टैटिक जीके को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल होने वाला है। ठीक है भैया, स्टैटिक जीके का यहाँ पर रोल होगा, बेहतरीन रोल होगा। और स्टैटिक जीके के लगभग ये मान के चलिएगा 40 में से भैया कम से कम 6-7 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सी आपने पढ़ाई होगा करंट अफेयर का आप बेसिक जान लीजिएगा। बेसिक से ही रेलवे में क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़्यादा आपको डीप जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है नियुक्तियाँ पढ़ लीजिएगा भाई, जो वर्तमान में नियुक्ति हुई हैं। कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। ये रेलवे के फेमस और फेवरेट टॉपिक हैं, युद्धाभ्यास देखिएगा भाई। एक नृत्य आता है, नृत्य देख लीजिएगा, ठीक है, नृत्य देखेंगे आप। उसके अलावा एक पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा एक बार जरूर देख के जाइएगा। पंचवर्षीय योजना से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक उत्तोलक होता है, उत्तोलक वाला पढ़ के जाइएगा, उत्तोलक से पूछता है। एक जो पृथ्वी के 5 मंडल होते हैं उसको देख लीजिएगा जरूर, मंडल से क्वेश्चन पूछता है, रेलवे का फेवरेट है। ओजोन मंडल का पूछता है, या ओजोन परत किस में पाई जाती है, समताप मंडल वाला, वो क्वेश्चन यहाँ पे लगातार पूछता रहता है रेलवे। मतलब उन क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। तो रेलवे के कुछ फेवरेट टॉपिक हैं, उनको देख के जाइएगा भाई। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना, मॉक टेस्ट डेली लेना है। और अभी से अगर आप भाई फ्रेश हैं, अगर आज से तैयारी कर रहे हैं तो आपका मुश्किल होने वाला है। अगर आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल एक ही चीज़ को फोकस करिएगा, एनटीपीसी को। यानी कि अगर आज ही आप लगे हैं और आपका सिलेबस अभी तक बिल्कुल जीरो है, कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप आज ही एक काम करिएगा, किसी चीज़ के चक्कर में मत पड़िएगा, आरआरबी एनटीपीसी के चक्कर में लगे जाइएगा। एनटीपीसी आपको एक सही रास्ते तक लेके जा सकता है। यानी कि आप एनटीपीसी की अभी से तैयारी करेंगे तो आपके पास लगभग 3-4 महीने 5 महीने का समय होगा, तो आप वहाँ पे जाके अपना अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सोचने लगे कि मैं आज 40 दिन में भाई साहब मास्टर बन जाऊँगा, तो मुश्किल है भाई। मेरे हिसाब से मेरा रियल एक्सपीरियंस तो यही कहता है, चाहे आपको मतलब अच्छी लगे ना लगे, वो एक अलग बात है भाई कि आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब मन में डाउट हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो मैं कमेंट को देखकर आपका रिप्लाई कर ही देता हूँ। जोन वाली भी वीडियो मैंने डाल ही दी थी कि आपको सेफ जोन कौन सा भरना है। आपको ज़्यादा, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छे लेवल की है, तो आपको जोन के बारे में ज़्यादा सोचना है। फॉर्म फिल कर ही दिया होगा, और अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल अप नहीं किया है तो आज या कल ज़रूर कर दीजिएगा। फिर अंत में ऐसा हो जाता है, कभी कभी वेबसाइट बिजी हो जाती है, तो फिर उसमें जाके कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाती है। चाहे ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा जाके। बाकी एनटीपीसी पे मैं खुद सेलेक्टेड हूँ भाई, तो मैंने कैसे तैयारी करी थी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा एनटीपीसी के रिगार्डिंग। लेकिन मैं अभी जो एग्ज़ाम है इनकी बात कर रहा था। और कुछ बच्चे सोचते कि जब साइंस में पढ़ूँ, साइंस का बहुत बड़ा रोल है, तो भाई साइंस मैंने पहले भी बताया था कि साइंस का जो है, आपको साइंस में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि साइंस का मुझे एक चीज़ पता हो, जिसको हम बोलते हैं बेसिक। साइंस का मुझे 10th क्लास का ऐसी चीज़ें पता हो जो एक बेसिक रूप से आती हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी एक बुक आती है,
उसमें जो मामूली से पॉइंट होते हैं ना इम्पोर्टेंट, उनके बारे में आपको पता हो, फालतू चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, साइंस के भी यहाँ पे 6 से 7 सवाल बन जाते हैं, 2 केमिस्ट्री 2 बायोलॉजी 2 फिजिक्स, या 2 केमिस्ट्री 2 फिजिक्स 3 बायोलॉजी। तो 7 सवाल यहाँ पे आपको साइंस के भी मिल जाती हैं। साइंस 7 साइंस के, 7 स्टैटिक के, 14 सवाल, 4 से 5 सवाल यहाँ पे आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे, 20 सवाल बच्चे। बाकी 20 वो 20 में पूरा ब्रह्मांड है जो आपको बता दिया जाता है। जीएस का पूरा सिलेबस है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं, छोटा सिलेबस है, 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़िएगा। और पॉलिटी के 3 सवाल, ज्योग्राफी के 2 सवाल, हिस्ट्री के 2-3 सवाल, एक आध सवाल मिल जाएगा आपको पर्यावरण वगैरह से। ये सब सवाल आपके बन के टोटल 40 बन जाते हैं। बाकी आपको पता ही है 30 सवाल मैथ के, 30 सवाल रीजनिंग के। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जिस बच्चे की रीजनिंग और मैथ बढ़िया है वो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएगा। और जो बच्चा प्री निकालना चाहता है, प्री में उसके ईजिली अगर 75 क्वेश्चन है निगेटिव काट के, तो वो ईजिली प्री निकाल पाएगा और प्री पास करके अपना मेंस में वो बैठ रहा होगा, ठीक है। चलिएगा, इसके अलावा किसी प्रकार कोई डाउट हो, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखो, जीएस में ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। जितना आपने पढ़ लिया उसी का क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। और जो आप मैथ रीजनिंग में मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना है। उसको सुधार के आप जाएंगे तो आपका स्कोर अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा भैया, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो हम बनाएंगे, उस पर हम बताएंगे कि मैंने कैसे तैयारी की थी और मैं तैयारी के दौरान कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने किस किस प्रॉब्लम को मैं फेस करके आगे निकला, कैसे मैं तैयारी करता था या मैं किस टाइम पढ़ता था, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं अपनी तैयारी की पूरी चीज़ें आपके सामने साझा करूंगा। तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्या होगा, लगेगा कि हाँ यार, एक बड़े भाई जैसी सलाह यहाँ पे मिल रही है। तो इसमें हमको बहुत अच्छी चीज़ें समझ भी आ रही है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमको ऐसा लगता था कि ये तो हमारे साथ ही होता है, लेकिन जो हमारा भाई सेलेक्ट है उसके साथ भी ऐसा होता था। तो ये तो सबके साथ ही बना रहता है भाई, घबराहट सबको होती है। आप खुद ही बेरोजगारी झेल रहे हैं, हमने भी बेरोजगारी झेली है, सबने बेरोजगारी झेली है। जो आज वो यहाँ पे सेलेक्ट है वो भी बेचारा बेरोजगारी झेल के आया है। तो ये तो सबके साथ होता है, डर भी सबको लगता है और माहौल भी ऐसा ही रहता है। लोग इधर उधर से कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। हमको भी लोगों ने बोला, आपको भी बोलते होंगे। तो ये सब चीज़ें तो बनी रहती हैं भाई। लेकिन हाँ, तैयारी में अगर आप लगे रहेंगे, अपनी ईमानदारी से यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, तो निश्चित बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप एक ना एक दिन ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरा साथ आपके साथ है भाई। चलिएगा, इसके अलावा हम करेंगे अगली वीडियो में बात। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय।